पूनम एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी शादी भी एक साधारण परिवार में ही हुई थी। वो अपने सास ससुर पति और ननद के साथ किसी मेट्रो ट्रेन में बैठकर जा रही थी। मेट्रो ट्रेन रास्ते में रुक गई। ये मेट्रो ट्रेन इतनी देर तक रुकी हुई क्यों है? पूनम, रास्ते में लगता है किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से ट्रेन रुकी हुई है। बहू, इतना परेशान क्या है तू? आराम से बैठी रहे। सासू माँ, हमें जल्दी से घर पहुँचना होगा। अंधेरा हो गया, आज दिवाली भी है, पूजा का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। भाभी, आप किस जमाने में जी रही हो? माना कि आप एक गांव की गरीब लड़की हो, लेकिन मुहूर्त वगैरह ये सब मायने नहीं रखता। पूनम ने सभी की बात मान ली और ट्रेन चलने का इंतजार करने लगी, लेकिन ट्रेन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी पूनम ने अपने बैग से मिट्टी के कुछ दिए निकाले, उसमें घी डाला और मेट्रो ट्रेन में ही जला दिए। भाभी, ये क्या पागलपन लगा रखा है? देखो, सारे लोग हमें घूर कर देख रहे हैं। आपको तो गवार समझेंगे ही, हम सबको भी गवार समझ लेंगे। ननद जी, हमारे परिवार में कितनी समस्याएं चल रही हैं। हमारा खेत सब नीलाम हो चुका है। बस एक लक्ष्मी माता ही है जो हमें इन सब से बचा सकती हैं। इसलिए मैं दिवाली मेट्रो ट्रेन में ही मना रही हूँ। तभी अचानक दिए से पूरी ट्रेन के अंदर धुआं फैल गया और आग भी पकड़ ली। दोस्तों, ये सब क्यों हुआ और इसके आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। पूनम की शादी मोहन के साथ नई हुई थी। मोहन किसी शहर में रहता था और उसकी प्राइवेट नौकरी थी। वो लोग किराए के घर में रहते थे। एक दिन मोहन बहुत ही उदास मन के साथ अपने घर लौटा। अरे भैया, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? दिवाली आने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? तुम सबको पता है कि मैं प्राइवेट नौकरी पर लात मारकर खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन यही बात मेरे एक कॉलीग ने मेरे बॉस को बता दी और मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। बेटा, हम जो भी करना चाहते हैं वो बात अपने दिल में ही रखनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। आजकल के आदमी भी औरतों की तरह चुगलखोर हो गए हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? औरतें चुगलखोर होती हैं? अब आप लोग आपस में लड़ने मत लग जाओ, मुझे कुछ सोचने दीजिए। पूनम, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मुझे आराम करना है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। सभी लोग खाना खाकर आराम करने लगे। पूनम, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, मेरा सब कुछ लूट गया। गांव में जो खेत था वो धोखे से वहाँ के प्रधान ने अपने नाम करा लिया। हमारे पास सिर्फ घर बचा था, वो बेचकर मैंने घूस देकर बड़ी मुश्किल से एक अच्छी नौकरी हासिल की थी, वो भी मेरे हाथ से निकल गई। अब हमारे पास ले देकर सिर्फ ये किराए का मकान बचा हुआ है। आप परेशान मत होइए, मुझे लक्ष्मी माँ पर पूरा भरोसा है। वो कोई न कोई चमत्कार जरूर कर देंगी। इस दिवाली माँ लक्ष्मी हमारे घर जरूर पधारेंगी, मेरा उन पर अटूट भरोसा है। खैर, मोहन यही सब सोचते सोचते सो गया, लेकिन जैसे ही उनके घर मकान मालिक आ गया। देखिए, 2 महीने से आप लोगों ने किराया नहीं दिया है। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, मुझे भी अपना घर चलाना होता है। मैं आप लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, क्योंकि 10 दिन बाद दिवाली है। अगर आपने किराया नहीं दिया तो मकान खाली कर देना। हाँ। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। अब मोहन और उसका पूरा परिवार बहुत परेशान था। नौकरी तो चली ही गई थी, उनके पास एक किराए का मकान था, वो भी अब शायद जाने वाला था। मोहन, मुझे लगता है हम यहाँ जब तक रहेंगे परेशान ही रहेंगे। थोड़े दिनों तक तुम सब मेरे भाई के घर चलो। तुम्हें तुम्हारे मामा के गांव में बहुत अच्छा लगता है ना? वहाँ तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। वैसे भी यहाँ पर नौकरी तो बची नहीं है, तो यहाँ रहकर भी क्या फायदा। इससे अच्छा है कि थोड़ा ननिहाल में ही चलकर वहीं बातचीत कर लेते हैं। सभी लोग तैयार होकर उसी दिन ननिहाल के लिए निकल गए। वहाँ पर मोहन की माँ ने सारी बातें अपने भाई को बताई। बहन, मुझे तो लगता है इन सब के पीछे तुम्हारी बहू का ही हाथ है। जब से इसके पांव तेरे घर में पड़े हैं, तब से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। भैया, आपने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं किसी के सामने कुछ कह नहीं पाती हूँ। अगर मैंने ये सब कहा तो मोहन को भी बुरा लगेगा और मोहन के बाप को भी। उन सब की ये बातें पूनम ने चुपके से सुन ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो अकेले बैठकर मन ही मन सोचने लगी। हे लक्ष्मी माँ, क्या सच में मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसे ही मैं इस घर में शादी करके आई थी वैसे ही सारे खेत चले गए, घर भी बिक गया, नौकरी भी चली गई। रात में जब पूनम सो रही थी तभी उसके सपने में उसके एक बाबा दिखाई दिए। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप तो हमें छोड़कर बहुत पहले ही चले गए थे। अगर आप होते तो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर बताते। मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेटी, मैं सिर्फ तेरी परेशानी को हल करने के लिए ही तेरे सपने में आया हूँ। किसी की जिंदगी में किसी दूसरे की वजह से कुछ नहीं होता, सबके पीछे वो खुद ही कारण होते हैं। लेकिन इसका एक उपाय है,
इस दिवाली शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच ही तुझे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। घी के दिए जलाने होंगे। अगर सच्चे मन से तूने माँ लक्ष्मी की पूजा की तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मोहन के परिवार से धोखे से छीना गया है और धोखे से छीनी हुई चीज कई गुना वापस होकर तुझे दिवाली वाले दिन ही मिल जाएगी। इतना कहकर बाबा अचानक धुआं बनकर गायब हो गए और पूनम की नींद खुल गई। मोहन भी उसके बगल में लेटा था, वो भी उठ गया। क्या हुआ पूनम, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, बुरा सपना तो नहीं, सपना तो अच्छा था। मोहन, तुम्हें पता है मेरे सपने में मेरे बाबा आए थे। जब तक वो जिंदा थे हमारी हर समस्या का समाधान देते थे। हमें दिवाली वाले दिन अपने घर में भी पूजा करनी होगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूनम, अगर पूजा करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो इस देश में कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि हर घर में पूजा होती है। चुपचाप सो जाओ, अभी कुछ दिन हमें यहीं रहना पड़ेगा। पूनम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी एक रोज दिवाली के एक दिन पहले मोहन के पास मकान मालिक का फोन आया। अरे अंकल जी, मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा ननिहाल आया हुआ था। मैं जैसे ही आता हूँ आपको किराया दे दूंगा। तुम जैसे किराएदारों का कोई भरोसा नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि दिवाली आने वाली है, मुझे पैसे चाहिए, और तुम लोग दिवाली के पहले ही घर छोड़कर चले गए। कल दिवाली है और मुझे किसी भी कीमत पर कल शाम तक पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं ताला तोड़कर तुम्हारे घर का सारा सामान बेचकर पैसे वसूल लूंगा और पुलिस में धोखेधड़ी के आरोप में तुम सबको अंदर भी करवा दूंगा। हाँ। इतना कहकर मकान मालिक ने फोन रख दिया। अब मोहन बहुत परेशान हो गया। उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। माँ, कल दिवाली है, हमें कल किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना होगा, वरना वो मकान मालिक हमारे ऊपर धोखाधड़ी का केस करके हमें जेल में डाल देगा और हमारा सारा सामान भी जब्त कर लेगा। इतनी परेशानियां चल रही हैं, एक और नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमें जल्दी अपने घर पहुंचना होगा। अरे लेकिन भांजे, कल दिवाली है, इतनी जल्दी तो ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलेगी। उसकी फिक्र मत कीजिए, हम कैसे भी करके चले जाएंगे। पूनम, जल्दी से निकलने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। उन लोगों ने सारी तैयारी कर ली और अगली सुबह ही बस से अपने शहर के लिए निकल गए। बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी तरह वो अपने शहर पहुंचे। लेकिन बाहर निकलकर देखा तो उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। भैया, लगता है टैक्सी की हड़ताल है। अब हम अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है, वो सीधा हमारे घर तक जाती है। मोहन जल्दी से टिकट लेकर आ गया और सभी लोग मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठ गए। तब जाकर पूनम को थोड़ी राहत मिली। अभी 6 बजे हैं, 1 घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फिर मुहूर्त के टाइम पर ही मैं पूजा कर पाऊंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं चूक गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो पहले ही हो चुका है। अरे क्या सोच रही हो भाभी? आज से पहले मेट्रो ट्रेन में तो बैठी नहीं होगी, यही सोच रही हो ना? हाँ ननद जी, मैं यही सोच रही हूँ। मेट्रो ट्रेन थोड़ी दूर चली ही थी कि तभी अचानक रुक गई। ट्रेन काफी देर तक रुकी रही, जिससे सभी यात्री परेशान होने लगे। आधे घंटे से ट्रेन क्यों खड़ी हुई है? मेट्रो ट्रेन इतनी देर तक रुकती नहीं। हम सबको जल्दी से घर पहुंचना है, आज दिवाली है। 8 बजने ही वाले थे, तभी पूनम मेट्रो ट्रेन में ही दिवाली मनाने लगी। घी के दिए जलाने लगी, जिससे ट्रेन में आग लग गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। जलती हुई आग में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। पुत्री, तुमने इस कठिन परिस्थिति में भी दिवाली मनाई, मेरी पूजा की, इससे मैं प्रसन्न हुई। ये जो तुमने दिए जलाए हैं, अब ये साधारण नहीं रहे, बल्कि तुम्हारी भक्ति और अटूट विश्वास ने इन्हें जादुई बना दिया है। घर जाकर जब भी तुम ये जादुई दिए जलाओगी, धन की वर्षा होने लगेगी तुम्हारे घर में। पर अगर किसी ने गलत किया तो सब कुछ छिन जाएगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी गायब हो गई और आग भी बुझ गई। आप लोगों ने सुना? क्या सुना बहू? ये तो अच्छा हुआ कि आग बुझ गई, वरना हमारी तो आज खैर नहीं थी। माँ जी, माँ लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि ये दिए जो मैंने जलाए थे, ये अब जादुई हो चुके हैं। इन्हें मैं जब भी जलाऊंगी तो धन की वर्षा होगी। बहू, आज कलयुग में ऐसा चमत्कार नहीं होता। लगता है लक्ष्मी माँ ने सिर्फ मुझे ही दर्शन दिए थे। घर पहुंचकर सबसे पहले दिए जलाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। घर पहुंचते ही पूनम ने सबसे पहले जादुई दिए जलाए। देखते ही देखते पूरे घर में धन वर्षा होने लगी। तब जाकर सबने पूनम की बात पर भरोसा किया। मकान मालिक को उन्होंने ढेर सारे पैसे देकर वो घर ही खरीद लिया। सबने मिलकर दिवाली मनाई। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपना ड्रीम बिजनेस शुरू कर लिया। हिमाचल के गांव में निशा अपने परिवार के साथ रहती थी। नवंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब निशा
दूसरों के घरों में काम करती थी। निशा की सास हेमलता बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो हमेशा बीमार रहा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद निशा अपनी 5 साल की बेटी खुशी को अपने साथ काम पर ले जाया करती। एक दिन की बात है। खुशी बेटी, बाहर बहुत ठंड है और दादी की तबीयत भी बहुत खराब है। तुम घर पर ही रहो और दादी का ख्याल रखना। बाहर तुम्हें ठंड लग गई तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ। निशा काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो बहुत ठंड थी। बर्फबारी हो रही थी। निशा के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। निशा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज काम पर कैसे जाऊं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि एक कदम भी बाहर निकालूं। लेकिन अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन काम से निकाल देंगी। फिर 2 वक्त का खाना और माँ जी की दवाइयां कैसे आएंगी? मुझे काम पर जाना ही होगा। ये सब सोचकर निशा काम पर जाने के लिए निकल जाती है। निशा इतनी गरीब थी कि उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई थी। निशा नंगे पैर बर्फ पर चलने लगी। उसके पैरों में काफी ठंड लग रही थी। ठंड से बचने के लिए वो तेज कदमों से चलने लगी। फिर भी उस दिन उसे काम पर पहुंचने में लेट हो गया। जब वो काम पर पहुंची तो मालकिन गुस्से में आग बबूला हो रही थी। निशा, ये टाइम है काम पर आने का? कितनी बार कहा है कि समय पर आया करो? मालकिन, बाहर बहुत ठंड है इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे पास रोज कोई ना कोई बहाने होते हैं। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी। जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो। जी मालकिन, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। निशा की मालकिन अपने कमरे में हीटर ऑन करके बैठी थी और इधर निशा ठंडे पानी में चाय का पतीला धोकर मालकिन के लिए चाय बनाती है। चाय लेकर जब वो मालकिन के कमरे में गई तो देखा कि कमरा बहुत गर्म था। निशा मालकिन को चाय दे देती है। अब वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है। काम खत्म होने के बाद निशा जब जाने लगती है तब उसने मालकिन से कुछ पैसे मांगे। मालकिन, कुछ पैसे दे देती। पैसे? निशा, तुम्हारी आदतें दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। काम पर देर से आती हो और ऊपर से उधार मांगती हो। मालकिन, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मालकिन, इस बार बहुत ठंड पड़ रही है। मुझे अपनी बेटी और सास के लिए कंबल लेना है। नहीं, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। निशा मायूस होकर घर आ जाती है। वाकई ठंड बहुत ज्यादा है। अलमारी से कंबल बाहर कर लेती हूँ। लेकिन जब वो अलमारी से कंबल लाने जाती है तो वहां कंबल था ही नहीं। कंबल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहीं निशा ने तो नहीं चुरा लिए? दूसरे दिन जब निशा काम पर आई तो मालकिन ने उसे कंबल चोरी के आरोप में काम से निकाल दिया। मालकिन, मैंने आपके कंबल नहीं चुराए। तो मेरे कंबल गए कहाँ? तुमने कल कंबल खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। मैंने पैसे नहीं दिए तो तुमने कंबल चुरा लिए। निशा ने बहुत सफाई दी, लेकिन उसकी मालकिन ने कोई बात सुने बगैर उसे काम से निकाल दिया। निशा रोती हुई घर आ गई। क्या बात है निशा बहू, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? निशा ने हेमलता को सारी बात बताई। दिवाली का त्योहार आने वाला है। सोचा था इस दिवाली नए कंबल खरीदूंगी, एक आपके लिए और एक खुशी के लिए। लेकिन कंबल खरीदना तो दूर, अब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तुम परेशान मत हो माँ, दिवाली से पहले हमारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। निशा बहुत परेशान थी। उस दिन उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। पता नहीं ये खाना कब तक नसीब हो रहा है। न जाने कितने दिन हमें भूखे बिताने पड़ेंगे। हे लक्ष्मी माता, हमारी मदद करो। निशा 2 निवाला किसी तरह खाकर आराम करने लगती है। उसकी आंख लग जाती है। हेमलता और खुशी ने भी खाना खा लिया था। हेमलता अपनी चारपाई पर आराम कर रही थी, लेकिन खुशी घर के बाहर बर्फ से खेल रही थी। दिवाली आने वाली है, क्यों ना मैं इन बर्फ के दिए बनाऊं? लेकिन बर्फ के दिए तो गल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो क्या हुआ, मैं खेलने के लिए बर्फ के दिए तो बना ही सकती हूँ। खुशी खेलने के लिए उन बर्फ से दिए बनाने लगती है। खेल खेल में उसने कुछ दिए बना लिए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो दिए नहीं गले। वो बर्फ के दिए दिखने में काफी खूबसूरत लग रहे थे। तभी खुशी घर के अंदर से थोड़ी रुई और थोड़ा तेल लेकर आई। खुशी ने उन बर्फ के दियों में रुई की बत्ती बनाकर लगा दी। वो दियों में तेल डालने ही वाली थी कि उससे पहले ही सारे दिए अपने आप जलने लगे। ये देखकर खुशी बहुत हैरान रह गई। ये दिए अपने आप कैसे जल उठे? मैंने तो ना इनमें तेल डाला और ना बत्ती में आग लगाई। हैरानी की बात तो ये थी कि जलने के बाद भी वो दिए गल नहीं रहे थे। कई घंटों तक बर्फ के दिए जलते रहे। शाम को जब निशा और हेमलता की आंख खुली तो खुशी ने उन्हें सारी बात बताई। माँ, वो बर्फ के दिए हैं, बिना तेल और आग के अपने आप जल उठे, और देखो ना कई घंटों से अभी तक जल रहे हैं। ये सब देखकर निशा और हेमलता भी चौंक गए। बर्फ के दिए? भला बर्फ के भी दिए होते हैं क्या? ये कोई साधारण दिए नहीं है, ये जरूर जादुई दिए हैं। तो क्या आसमान से गिरने वाली बर्फ जादुई है? वो जादुई दिए हैं, तभी बर्फ के दिए अब तक जल रहे हैं। माँ, हमारे घर के सामने ढेर सारी बर्फ है, क्यों ना हम उन सभी बर्फ को लेकर उनसे दिए बनाएं और बाजार में बेचें?
हाँ खुशी बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन से खुशी और निशा अपने घर के सामने जमे ढेर सारे बर्फ को उठाकर घर ले आए और दोनों मिलकर बर्फ के दिए बनाने लगे। दिन भर मेहनत करके दोनों ने काफी सारे दिए बना लिए। उसके बाद निशा उन दियों को एक टोकरी में लेकर बाजार में बेचने निकली। बाजार में जाकर वो बर्फ के दिए बेचने लगी। बर्फ के दिए ले लो, बर्फ के जादुई दिए ले लो। निशा की आवाज सुनकर बाजार में खरीदारी कर रहे लोग काफी हैरान हो गए। क्या कहा तुमने? बर्फ के दिए? बर्फ के दिए कैसे बन सकते हैं? ये तो गल जाएंगे। नहीं मैडम, ये नहीं गलेंगे, ये जादुई दिए हैं। इन दियों में बत्ती रखते ही ये अपने आप जल उठते हैं। इनमें तेल और घी डालने की भी जरूरत नहीं है, ये बिना गले घंटों जलते रहेंगे। अच्छा ऐसी बात है, मैं कैसे मान लूं? तभी निशा कुछ दियों में बत्ती लगा देती है और दिए अपने आप जलने लगते हैं। अरे ये तो जादू है, कमाल के दिए हैं, दिखने में भी बेहद सुंदर है, बिल्कुल कांच की तरह। मुझे कुछ दिए दे दो, इन दियों से दिवाली पर अपना घर सजाऊंगी। तेल और घी के पैसे बचेंगे, इन दियों के बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। निशा कुछ दिए उस औरत को दे देती है, बदले में वो औरत उसे 500 रुपए देती है। धीरे धीरे निशा के पास लोगों की भीड़ जुटने लगती है। किसी ने भी इससे पहले बर्फ के दिए नहीं देखे थे और न सुना था। लोग बर्फ के दिए खरीदने लगे। बहुत जल्द निशा के सारे दिए बिक गए। उस दिन निशा की अच्छी कमाई हो गई। निशा ने हेमलता और खुशी के लिए कंबल खरीदा और घर आ गई। माँ जी आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, सारे दिए बिक गए। ये सब खुशी के कारण हुआ है। माँ हम कल और दिए बनाएंगे, तुम उन्हें बाजार में बेच देना। दिवाली से पहले हमारे पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ खुशी बेटी, हम कल आज से भी ज्यादा दिए बनाएंगे। निशा उस दिन बहुत खुश थी। उसने खाना बनाया और खाना खाकर तीनों गरम गरम कंबल में सो गए। दूसरे दिन निशा और खुशी ने फिर से बर्फ के दिए बनाए। माँ ये जादुई बर्फ ना होती तो आज हमारी मदद करने वाला कोई ना होता। इन जादुई बर्फ से बने जादुई दिए से हम अपना घर सजाएंगे। इतना कहकर खुशी कुछ दियों पर पेंटिंग करने लगती है। माँ तुम ये पेंटिंग वाले दिए भी ले जाओ, ये बाजार में काफी महंगे दाम में बिकेंगे। और ऐसा ही हुआ। बर्फ के जादुई दियों पर बनी पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। लोग काफी पैसे देकर वो दिए खरीद रहे थे। पूरे शहर में निशा के बर्फ से बने जादुई दियों की चर्चा होने लगी। एक दिन निशा की मालकिन भी उसके जादुई दिए खरीदने आई। मुझे माफ करना निशा, वो कंबल ड्राई क्लीन वाले के यहाँ रह गए थे, तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है मालकिन। जादुई दिए बेचकर निशा घर आ गई। उसने हेमलता और खुशी को सारी बात बताई। लेकिन अब तुझे वहां काम पर जाने की जरूरत ही क्या है? माँ जी बर्फबारी खत्म होने के बाद ये दिए नहीं बन सकेंगे, फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है बहू, ये तूने अच्छा किया। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था, निशा के पास धीरे धीरे अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए। निशा और खुशी ने मिलकर जादुई दिए अपने घर के लिए भी बनाए। दिवाली पर उन्होंने बर्फ के जादुई दियों से अपना घर सजाया और धूमधाम से दिवाली मनाई। इस दिवाली पूरा शहर निशा के जादुई दियों से जगमगा रहा था।